Students, are you able to see the screen? Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. So if you have any problem in yesterday's topic, you can ask me. In Britain, why Britain, town, trade and finance. अगर इन टॉपिक में जो कल हमने कल पढ़े थे, अगर आपको कोई परेशानी आई है तो आप पूछ सकते हैं. मैम Yes. मैम पॉलिटिकल की वो टेक अवे पॉइंट्स एंड क्वेश्चन आंसर अपलोड कब तक करेगी? बेटा आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज़ वापस से रिपीट करें. मैम आप पॉलिटिकल के टेक अवे पॉइंट्स और क्वेश्चन आंसर कब तक अपलोड करोगे ऐप पे? आज. ओके मैम. तो आई सपोज किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो अब आगे बढ़ते हैं. The center of the country's financial system was the Bank of England, founded in 1694. अब कंट्री का जो सेंटर था, मतलब जहाँ पे फाइनेंशियल सारी चीज़ें चल रही थी, लेन देन चल रहा था, वो कहाँ था? द बैंक ऑफ इंग्लैंड. ये कब ढूंढा गया था? 1694 के अंदर. ये था कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम का सेंटर. By 1784, there were more than 100 provincial banks in England. During the next 10 years, their numbers trebled. अब क्या हुआ था? 1784 के दौरान कई प्रोविंशियल बैंक्स जो है इंग्लैंड के अंदर खुले, कई सारे बैंक्स खुले, और आने वाले ये 10 साल तक ये नंबर जो भी है ट्रिपल हो गए थे. By the 1820s, there were more than 600 banks in the provinces. 1820 के आते आते वहाँ पर 600 बैंक्स हो गए थे, एंड ओवर 100 बैंक्स इन लंदन अलोन, और सिर्फ लंदन के अंदर ही 100 बैंक थे. The financial requirements to establish and maintain big industrial enterprises were met by these banks. अब जो पैसे की ज़रूरत होती थी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को, अपनी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करना, एक इंडस्ट्री खोलना, सब चीज़ों के लिए उनके लिए कौन उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करा रहा था? ये जो बैंक्स यहाँ पे खुले हुए थे वो. The industrialization that occurred in Britain from the 1780s to the 1850s is explained partly by the factors described above. Many poor people from the village available to work in towns, banks which could loan money to set up large industries and a good transport network. अब कई सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा था, इंडस्ट्रीज़ बन रही थी ब्रिटेन के अंदर 1780 से 1850 के अंदर, उनमें क्या बहुत सारे फैक्टर्स जो है चाहिए थे. जैसे कि काफ़ी गरीब लोग जो हैं, जो विलेजेस थे, अब उनके पास काम था और वो लोग रह कहाँ रहे थे? टाउन्स में. बैंक्स जो है वो उनको पैसे देते थे उधारी पे, जिससे वो इंडस्ट्री सेटअप करें, और एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो इनका था ही, क्योंकि इंग्लिश रिवर्स के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि ठीक है. तो इनके ये जो फैक्टर्स थे ये बहुत ज़रूरी थे एज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन के हिसाब से. ओके, देन द फॉलोइंग पेजेस विल डिस्क्राइब 2 न्यू फैक्टर्स. अब आने वाले जो पेजेस हैं हमें 2 नए फैक्टर्स के बारे में बताएंगे. A range of technological changes that increase production levels dramatically and a new transport network created by construction of railways. 2 जो नए फैक्टर्स हैं जिनसे और इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर बहुत ही बड़ा उनका रोल है, वो है इंक्रीज्ड प्रोडक्शन लेवल्स ड्रामेटिकली. यानी कि पहले जो चीज़ बहुत छोटे लेवल पे प्रोड्यूस हो रही थी, अब वो बहुत बड़े लेवल पे प्रोड्यूस हो रही थी, ज़्यादा अमाउंट में हो रही थी, और एक नई ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वो भी शुरू हो गया था वाटरवेज़ के हिसाब से देखें तो. क्योंकि रोड के रास्ते जैसे हमने पढ़ा था, पहले तो रोड के रास्ते जा रहे थे वो लोग, रोड पे ट्रैवल कर रहे थे, फिर वाटरवेज़ पे आए. अब क्या हुआ था, इन्होंने क्या बनवा ली थी? रेलवेज़ का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था, यानी कि ट्रेन्स शुरू होने वाली थी. तो इन 2 फैक्टर से भी इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा था. इन बोथ डेवलपमेंट्स इफ डेट्स आर रीड केयरफुली, इन दोनों को अगर आप डेवलपमेंट्स को देखें और आपने डेट्स ध्यान से पढ़ी हों,
वन विल नोटिस दैट देयर इज़ अ गैप ऑफ फ्यू डिकेड्स बिटवीन द डेवलपमेंट। कोई भी ये नोटिस करेगा कि इन डेट्स के अंदर कुछ डेकेड्स जो है वो गायब हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों है? एंड इट्स वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन, डेवलपमेंट भी नहीं है और इनके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। वन मस्ट नॉट assume that a new innovation in technology led to it being used in the industry immediately। और ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि अगर कोई इन्वेंशन हुआ तो उसको आसानी से लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद में उससे उससे जुड़ी इंडस्ट्री जो है उन्होंने लगा दी। ऐसा नहीं होता था। Of the 26,000 inventions recorded in 18th century, more than half were listed for the period 1782 से 1800 तक। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बात चल रही है 18th सेंचुरी के अंदर 26,000 इन्वेंशन हुए थे। कितने हुए थे? 26,000। उनमें से आधे से ज़्यादा जो है वो किस पीरियड में बताए गए हैं? 17th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच में, ठीक है। These led to many changes, इससे काफ़ी बदलाव आए। We shall discuss the four major ones, हम डिस्कस करेंगे 4 बड़े चेंजेस। द फॉर्मेशन ऑफ आयरन इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री जो है वो कैसे सेटअप हुई थी, ठीक है। फिर है द स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन, कॉटन से इंडस्ट्री का कैसे डेवलपमेंट हुआ था। द डेवलपमेंट ऑफ स्टीम पावर एंड द कमिंग ऑफ रेलवेज, स्टीम पावर को कैसे यूज़ किया जाने लगा था, ट्रांसफॉर्मेशन के उस पर देखा जाए स्टीम इंजन लगाए जा रहे थे, इंडस्ट्रीज़ में भी स्टीम का यूज़ हो रहा था, जैसे पावर रिसोर्स को यूज़ किया जा रहा था। और फिर जो रेलवेज आई थी उसके बारे में। पहला है कोल एंड आयरन। England was fortunate in that coal and iron ore, the staple materials for mechanization, were plentifully available। अब इंग्लैंड जो है बहुत ही किस्मत वाला रहा है कोल और आयरन ओर के साथ में, क्योंकि वहाँ पर जो मैकेनाइजेशन के लिए मटेरियल चाहिए था वो वहाँ पे पूरी तरीके से अवेलेबल था, यानी वहाँ पे कोल भी था और आयरन भी बहुत अच्छी मात्रा में मिल रहा था। एज वर अदर मिनरल्स, और बाकी मिनरल्स भी इनको अच्छे मिल रहे थे जैसे लेड, कॉपर और टिन, दैट वर यूज इन इंडस्ट्री। अब ये सारी चीज़ें आप देखें तो ये इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। कोल और आयरन जो है वो इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है, कोल से ये अपनी मशीन्स को चलाते हैं, आयरन का भी ये यूज़ करते हैं अपने आइटम्स बनाने के लिए। फिर उनके पास में और मिनरल्स जो थे लेड, कॉपर और टिन, वो भी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, तो वो भी इनके अच्छे प्लेंटीफुल अमाउंट में अवेलेबल थे। However, until the 18th century, there was a scarcity of usable iron। लेकिन आने वाले 18th सेंचुरी के अंदर जितना भी आयरन वहाँ पे था वो सब इसकी एक कमी सी हो गई थी। आयरन इज ड्रोन आउट फ्रॉम ओर एज प्योर लिक्विड मेटल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड स्मेल्टिंग। हमने ये 7th क्लास में साइंस की बुक में पढ़ा है कि आयरन टाइम से निकाला जाता है एक ओर में से। जो ओर क्या होता है? मिक्सचर होता है डिफरेंट मेटल्स का। और ये किस प्रोसीजर से निकाला जाता है? स्मेल्टिंग, ठीक है। लिक्विड मेटल के तौर पे ये निकाला जाता है। For centuries, charcoal from burnt timber was used for smelting process। कई सालों से चारकोल को ये यूज़ करते थे स्मेल्टिंग प्रोसेस के लिए। दिस हैड सेवरल प्रॉब्लम्स, इसमें कितनी प्रॉब्लम्स आती थी उनको। चारकोल वॉज टू फ्रिजाइल टू ट्रांसपोर्ट अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस। चारकोल जो है वो बहुत ही नाजुक होता था, एक जगह से दूसरी लंबे दूरी तक वो ट्रैवल करने में बहुत दिक्कत होती थी। इट्स इम्प्योरिटीज प्रोड्यूस्ड पुअर क्वालिटी आयरन, और इसकी गंदगियाँ जो होती थी उसके कारण में से खराब क्वालिटी का आयरन निकलता था। इट वॉज इन शॉर्ट सप्लाई बिकॉज फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉयड फॉर टिम्बर। इसकी सप्लाई जो है चारकोल, कोल कहाँ से निकलता है? लकड़ी से बनाया जाता है। तो क्या हो रहा था? इसकी सप्लाई कम हो रही थी क्योंकि जो फॉरेस्ट थे उनको खराब मतलब बर्बाद कर दिया गया था टिम्बर की वजह से, टिम्बर लेने की वजह से। एंड इट कुड नॉट जनरेट हाई टेम्परेचर्स, और ये ज़्यादा टेम्परेचर जो है जनरेट नहीं कर पा रहा था। The solution to this problem had been sought for years before it was solved by a family of iron masters, the Darbys of Shropshire। अब क्या हुआ था? इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला गया था जो कई सालों से चली आ रही थी। एक डार्बीज थे, श्रोसफायर करके फैमिली थी, उनके एक व्यक्ति ने इसका और वो फैमिली जो आयरन मास्टर्स के नाम से जानी जाती थी, उन्होंने इसका कोई हल निकाला था। In the course of half of a century, 3 generations of this family, grandfather, father and son, all called Abraham Darby, brought about a revolution in the metallurgical industry। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, एक 3 जनरेशन जो रही हैं
ग्रैंडफादर, फादर और सन की, इनको बोला जाता था अब्राहम डार्मी के अंडर। इन्होंने एक रेवोल्यूशन लेके आया, और ये क्या लेके आया? मेटलर्जिकल इंडस्ट्री लेके आया। It began with an invention in 1709 by the first Abraham Darby. This was a blast furnace that would use coke which could generate high temperatures. अब कोल तो जनरेट नहीं कर पा रहा था हाई टेम्परेचर, तो इन्होंने क्या किया? ब्लास्ट फर्नेस बनाना शुरू करा, भट्टी बनाना शुरू करी, जिसके अंदर ये यूज़ करते थे कोक। और कोक क्या था? कोक से टेम्परेचर इनका हाई जो मेंटेन हो पा रहा था, वो पहले कोल से जो नहीं हो पा रहा था, वो अब काम कोक से कर रहे थे। अब कोक कहाँ से ली जाती है? कोक वॉज डिराइव फ्रॉम कोल बाय रिमूविंग द सल्फर एंड इम्प्योरिटीज। कोक भी लिया जा रहा है कोल से ही, उसकी गंदगी हटा करके, सल्फर और इम्प्योरिटीज जो बाकी गंदगी है वो हटा करके ये कोक ले रहे थे कोल के अंदर से। This invention meant that the furnaces no longer had to depend on charcoal. इस invention से क्या हुआ? अब चारकोल पे जो डिपेंड रहती थी भट्टियाँ, वो अब पूरी तरह से कोक पर डिपेंड होने लगी। The melted iron that emerged from these furnaces permitted finer and larger castings than before. अब जो आयरन इन मतलब मेल्ट किया जा रहा था, इन फर्नेसेस से निकाला जा रहा था, वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का था और काफ़ी लंबे समय तक चल रहा था। अब ये किया कब किसने था? जो पहले अब्राहम डार्बी रहे हैं, उन्होंने ये इन्वेंशन किया है 1677 से 1717 तक के बीच में उनका लाइफ स्पैन रहा है। कोई प्रॉब्लम अभी तक जो पढ़ाया उसमें? कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके। द प्रोसेस वॉज फर्दर रिफाइंड बाय मोर इन्वेंशंस, और भी इन्वेंशंस होने लगे थे। द सेकेंड डार्बी 1711-68, जो दूसरे डार्बी आए हैं, यानी पहले ग्रैंडफादर, फिर फादर और फिर सन, तो सेकेंड वाले कौन से हुए? फादर। The second Darby developed wrought iron which was less brittle from the pig iron. जो पहले आयरन यूज़ कर रहे थे उससे कम ब्रिटल थी, कम फ्रिजाइल थी, ठीक है। इन्होंने नया इन्वेंशन किया था। हेनरी कोट 1740-1823 डिज़ाइन द, यस, मैम आपकी आवाज़ थोड़ी धीरे आ आई एम यूजिंग दिस माइक स्टिल। अब आवाज़ आ रही है अच्छे से या नहीं आ रही है? यस मैम, अब आ रही है। ओके। तो ये थोड़ा कम ब्रिटल था, कम नाजुक था, ठीक है। Henry Court 1740-1823 designed the puddling furnace in which molten iron could be rid of impurities, and the rolling mill which used steam power to roll purified iron into bars. अब क्या हो रहा था यहाँ पर? जो दूसरे हेनरी कोर्ट थे, उन्होंने एक ऐसी फर्नेस बनाई थी, ऐसी भट्टी बनाई थी जिसके अंदर मोल्टन आयरन को आप ऑब्टेन कर सकते थे, बाकी इम्प्योरिटीज़ हटा करके, यानी गंदगी हटा करके आप उसमें से अच्छा आयरन ले सकते थे। फिर इन्होंने रोलिंग मिल का भी किया, जिसके अंदर स्टीम पावर का यूज़ होता था, और उसमें से प्योरीफाइड आयरन बार्स निकाली जाती थी, यानी बिल्कुल साफ़ आयरन बार्स निकाली जाती थी, ठीक है। इट इज़ नाउ बिकेम पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ ब्रॉडर रेंज ऑफ आयरन प्रोडक्ट्स, और उस समय क्या ये पॉसिबल हो गया था कि अब एक अच्छी प्रोडक्ट रेंज जो है निकाली जा सके, जो लोहे से बना हुआ सामान है उसकी अलग रेंज अच्छी निकाली जा सके। The durability of iron made it a better material than wood for everyday items and for machinery. अब ये जो आयरन प्रोडक्ट्स थे ये ज़्यादा चलते थे, जो आइटम वुड से बनाए जाते थे उनसे कम चलती थी चीज़ें, ये ज़्यादा चलती थी, ठीक है। रोज के आइटम्स हो या मशीन से रिलेटेड आइटम हो, वो सब अब लोहे से चीज़ें बनने लगी थी। Unlike wood, which could burn or splinter, the physical and chemical properties of iron could be controlled. अब क्या था? वुड, लकड़ी जो होती है वो तो या तो झड़ने लग जाती है या वो जल जाती है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा मजबूत क्या था? आयरन। इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। In the 1770s, John Wilkinson made the first iron chairs, beds for breweries and distilleries, and iron pipes of all sizes. अब क्या था? जॉन विल्किंसन जो रहे हैं, उन्होंने क्या बनाया? सबसे पहले चेयर्स बनाई, ठीक है, आयरन चेयर्स बनाई, और इन्होंने ब्रूरीज और डिस्टिलीज यानी डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए और कॉफ़ी ब्रू के करने के लिए, बनाने के लिए इन्होंने
चीज़ें आयरन का यूज़ करा और उससे उनकी सिस्टम बनाए, आयरन पाइप्स बनाए अलग अलग साइजेस के, ठीक है। इन 1779 द थर्ड डार्बी बिल्ड द फर्स्ट आयरन ब्रिज इन द वर्ल्ड। जो तीसरे थर्ड डार्बी यानी कि सन जो थे, उन्होंने पहला आयरन ब्रिज बनाया वर्ल्ड का। इन कोलब्रुकडेल spanning the river Severn, Wilkinson used cast iron for the first time to make water pipes, 40 miles of it for the water supply of Paris. अब क्या था, इन्होंने क्या बनाया था, ये ब्रिज बनाया एक तो कास्ट आयरन ब्रिज, ठीक है, कोल ब्रुकडेल के अंदर, और इन्होंने वहाँ पे पाइप्स जो है आयरन पाइप्स यूज़ करे थे, ठीक है। आयरन ब्रिज के दौरान जब आयरन ब्रिज बन गया था उसके बाद में इन्होंने आयरन पाइप्स यूज़ करे थे, ठीक है, जिसमें ये पानी की सप्लाई करवा रहे थे पेरिस तक। The iron industry then came to be concentrated in specific regions as integrated units of coal mining and iron smelting. अब आयरन इंडस्ट्री जो है उन्होंने क्या किया था, उस समय बहुत ज़्यादा बूम पे थी, यानी अब आप देख सकते हैं कि कैसे आयरन का इस्तेमाल शुरू हुआ, पहले आयरन कैसे यूज़ हो रहा था, किस क्वालिटी में आयरन मिल रहा था, धीरे धीरे आयरन के अंदर इन्होंने अलग अलग फर्नेसेस डेवलप करी, अलग अलग भट्टियाँ बनाई, फिर उसके अंदर और उनके चेंजेस लाए और अच्छी इम्प्योरिटीज़ हटा करके उन्होंने आयरन को ऑब्टेन किया, आयरन बार्स बनाई, फिर आयरन बार्स का इन्होंने यूज़ करना शुरू करा। आयरन बार्स के इन्होंने अलग अलग ब्रूवीज और डिस्टिलेशन के लिए जो सामान यूज़ होता है उसके अंदर यूज़ करने लगे, पाइप बनाने लगे, फिर ब्रिज बनाने लगे। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि कैसे आयरन एक तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं ये लोग, और कैसे आयरन इंडस्ट्री जो है वो अपने एक प्रॉपर स्टेब्लिश हो रही है। ब्रिटेन वॉज लकी इन पोजेसिंग एक्सलेंट coking coal and high-grade iron ore in the same basins or even the same seas. ब्रिटेन जो है वो लकी रहा था क्योंकि उनके पास में कोकिंग कोल यानी कोल में से कोक निकालने के भी सही साधन थे, और बाकी जो चीज़ें थी वो भी आयरन ओर जो है अच्छी अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर है वो भी एक ही बेसिन में से निकाल पा रहे थे, यानी एक ही जगह से इनको अलग अलग फ़ायदे हो रहे थे। These basins were also close to ports। अब ये बेसिन्स जो हैं यानी ये एरियाज जहाँ पर इस तरह की इंडस्ट्रीज थी वो किसके किनारे पे थे, जो कोस्ट हैं उनके किनारे पे थे। There were 5 coastal coal fields which could deliver their products almost straight into ships। अब जहाँ से चीज़ें ट्रांसफ़र होनी चाहिए, लकीली उधर ही यहाँ पे इनकी इंडस्ट्री लगी हुई थी, सामान बनता था, शिप में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था स्ट्रेट एकदम सीधे तरीके से, और फिर वहाँ से वो आगे बढ़ा दिया जाता था। Since the coal fields were near the coast, the shipbuilding increased as did the shipping trade। अब क्योंकि कोल फील्ड्स जो थी वो कोस्ट लाइन पे ही थी, यानी समुद्री किनारों पे ही कोल फील्ड्स थी, तो उससे क्या हो रहा था, वहाँ पर शिप भी बनाए जाने लगे थे अच्छे उसके, और शिपिंग ट्रेड जो है यानी कि वो ले लेगा तो फिर सीरियसली स्टूडेंट्स, फिर वहाँ पर क्या हो रहा था, शिप भी बन रहे थे और शिप के साथ साथ शिपिंग ट्रेड भी बढ़ रहा था, यानी कि शिप के द्वारा जो व्यापार हो रहा था वो भी, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही थी। द ब्रिटिश आयरन इंडस्ट्री क्वाड्रुपल्ड its output between 1800 and 1830 and its product was the cheapest in Europe। ब्रिटिश आयरन इंडस्ट्री में क्वाड्रपल्ड यानी कि 4 गुना ज़्यादा कर लिया था अपना आउटपुट, जो रिजल्ट दे रहे थे वो, ठीक है, 1800 से 1830 के बीच में, और इनका जो प्रोडक्ट था वो बहुत ही सस्ता था यूरोप के अंदर। इन 1820 a ton of pig iron needed 8 tons of coal to make it। 1820 के दौरान एक तरह का आयरन है ये पिग आयरन, 8 टन मतलब 1 टन का पिग आयरन को काम में लेने के लिए इनको 8 टन की कोल की ज़रूरत पड़ती थी। बट बाय 1850 इट कुड बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग ओनली 2 टन्स। लेकिन 1850 तक आते आते 1 टन पिग आयरन का काम लेने के लिए इनको सिर्फ 2 टन की कोल की ज़रूरत पड़ने लगी। क्यों? क्योंकि इनकी एडवांसमेंट होने लगा था, इंडस्ट्री में अलग अलग टेक्निक्स ये लोग अपना रहे थे। By 1848, Britain was smelting more iron than the rest of the world put together। 1848 तक खाली ब्रिटेन के अंदर इतना आयरन बनाया जा रहा था स्मेल्टिंग प्रोसेस से, जितना पूरे वर्ल्ड में नहीं बनाया जा रहा था। समझ में आया? यस मैम। कोई दिक्कत आपको इस टॉपिक में?
ओके, आई सपोज किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब है कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग। द ब्रिटिश हैड ऑलवेज वोवन क्लॉथ आउट ऑफ वूल एंड फ्लैक्स। अब क्या है, ब्रिटिशर्स जो है अधिकतर अपना कपड़ा कायने से निकालते हैं, वूल में से या फ्लैक्स में से। फ्लैक्स लिनन कॉटन का यूज़ करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। फ्रॉम द 17th सेंचुरी द कंट्री हैड बीन इम्पोर्टिंग बेल्स ऑफ कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया एट ग्रेट कॉस्ट। 17th सेंचुरी से इनकी जो कंट्री है वो कॉटन कहाँ से ले रही है, इंडिया से ले रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले रही है। As the East India Company politically controlled parts of India was established, it began to import along with the cloth raw cotton, which could be spun and woven into cloth in England. अब क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है उस समय में रूल कर रहे थे इंडिया के ऊपर और कई सारे पार्ट्स को कंट्रोल कर रहे थे, तो ये क्या करते थे, कॉटन से बने हुए कपड़ों के साथ साथ कॉटन जो कच्चा माल जो होता है कॉटन, उसको भी अपनी कंट्री में ले जा करके यूज़ करते थे और वहाँ पर सिल करके कपड़े बनाए जाते थे। Till the early 18th century, spinning had been so slow and laborious that 10 spinners, mostly women, hence the word spinster, were required to supply sufficient yarn to keep a single weaver busy. 18th century के आते आते बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था और कम से कम 10 स्पिनर, और स्पेशली ये विमेन ही काम करती थी और इनके लिए बोला जाता था स्पिंस्टर, ठीक है। ये जो है इनको काम करना पड़ता था, एक सिंगल वीवर को बिजी रखने के लिए कम से कम 10 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, एक यान बनाने के लिए, एक पूरा थान बनाने के लिए 10 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। Therefore, while spinners were occupied all day, weavers waited idly to receive yarn. जब इसीलिए स्पिनर्स जो हैं वो पूरा स्पिन करते थे, यानी इसको बुनते थे यान को, इसलिए पूरे दिन जो है बुनाईकार जो होते थे वो बैठ करके वेट करते थे कि कब उनको यान मिलेगा, कब वो कपड़े बनाएंगे उसके। बट अ सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल invention successfully closed the gap between the speed in the spinning raw cotton into yarn or thread और एंड ऑफ वीविंग द yarn into fabric। अब क्या था, एक कई सारी टेक्नोलॉजी उस समय चल रही थी तो इन्वेंशन होने लगे, इससे क्या हुआ, गैप कम हो गया, स्पीड का स्पीड जो है बढ़ गई धागा बनाने वालों की, ठीक है, जिससे फिर आगे जा कर के फैब्रिक बनाया जा सके, वीवर्स जो है उसे फैब्रिक बना सकें। To make it even more efficient, production gradually shifted from homes of spinners and weavers to factories. इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए होम्स जो थे स्पिनर्स और वीवर्स के, उनको काय में शिफ्ट किया गया, उनको फैक्ट्रीज में शिफ्ट किया गया। पहले घर में बैठ के काम कर रहे थे, अब वो फैक्ट्रीज में बैठ के काम कर रहे थे। From 1780s, the cotton industry symbolized British industrialization in many ways. This industry had two features which were also seen in other industries. 1780s से इन कॉटन इंडस्ट्री जो है उसको ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर जाने जाने लगा, और इस इंडस्ट्री के दो फीचर्स थे जो आगे और इंडस्ट्रीज में भी दिखेंगे। दिस इंडस्ट्री हैज़ हैड टू फीचर्स विच वर ऑल्सो सीन द दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर भी इनके कुछ फीचर्स जो हैं दिखाई देंगे। Raw cotton had to be entirely imported and a large part of the finished cloth was exported. Raw cotton कच्चा माल मंगाया जाता था और फिर उसका लार्ज पोर्शन क्लॉथ का बना करके बाहर बेचा जाता था। This sustained the process of colonization. इससे क्या हुआ था, colonization का जो प्रोसीजर था वो चल रहा था अभी भी। So the Britain could retain control over the sources of raw cotton as well as the market. इसीलिए ब्रिटेन जो थे वो कंट्रोल कर रहे थे इस तरह के मार्केट्स को जहाँ पर हमें कच्चा कॉटन मिलता था। The industry was heavily dependent on the work of women and children in factories. और इंडस्ट्री का काम किसके हाथों में था, women और children, बच्चे जो हैं वो और औरतें जो हैं वो काम करते थे फैक्ट्रीज के अंदर। दिस एग्जाम्प्लीफाइड द अगली फेस ऑफ अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन एज विल बी द डिस्क्राइब्ड बिलो। अब ये जो चीज़ है इसीलिए आपको समझाएगी, बताएगी कि भद्दा रूप कैसे निकल के आया था इंडस्ट्रियलाइजेशन में, कितनी गंदी वर्किंग कंडीशन थी, जैसा हमने शुरुआत में पढ़ा था चैप्टर के, वो हम अब नीचे पढ़ेंगे। सो अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई प्रॉब्लम आई हो ये जो भी टॉपिक पढ़ाया है तो आप पूछें। Students, I'm asking you something.
कोई दिक्कत आई है अभी तक जो पढ़ाया उसमें तो आप पूछिए। ओके दिव्या, दिव्या ने कह दिया नो No, प्रॉब्लम। ma'am. ओके, चलिए तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वील कंटिन्यू दिस चैप्टर इन टुमारोज क्लास। हैव अ नाइस डे अहेड एंड प्लीज कंजर अप योर प्रॉब्लम्स, वी विल डिस्कस योर प्रॉब्लम्स इन टुमारोज क्लास। Thank you, ma'am. वेलकम। Thank you, ma'am.